हेलो दोस्तों, आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। टारगेट रखा है दोस्तों टॉप 40 मॉडल पेपर का। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के मॉडल पेपर के टेस्ट सीरीज में 40 मॉडल पेपर कि ये एक सीरीज रखी गई है, जिसमें आपको रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देना है। अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों आप 2 या 3 मॉडल पेपर का टेस्ट देकर रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं और सभी टेस्ट आपको देना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको वहां पर फोल्डर मिल जाएगा, आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये सिलेबस है अपना, जिसके अंदर 40 प्रश्न होंगे राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान से संबंधित। यानी कि राजस्थान का जो संपूर्ण जीके है जो सिलेबस में दे रखा है उससे संबंधित दोस्तों 40 प्रश्न होंगे, जिसमें राजस्थान भूगोल के भी होंगे, राजस्थान कला संस्कृति इतिहास और राजस्थान पॉलिटी से संबंधित होंगे। 10 प्रश्न है वो राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित होंगे और 30 प्रश्न है वो विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे और 20 प्रश्न है वो दोस्तों शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित होंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे। 200 नंबर का ये पेपर है वो रहने वाला है। और सेकंड पेपर के भी एसएसटी की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी गई है सेकंड पेपर की, तो वो टेस्ट भी अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से भाग में कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं आपके। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको थार के नाम से जाना जाता है, थार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार वर्गीकरण का आधार माना है। बताइए, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है, कौन से वैज्ञानिक ने माना है दोस्तों? ये दोस्तों थॉर्नटवेट का जलवायु वर्गीकरण अगर आपने पढ़ा है तो उसमें थॉर्नटवेट ने वर्षा को आधार माना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोपेन ने वनस्पति को माना है, ठीक है। टिवार्ती ने तापमान और वर्षा दोनों को माना है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नटवेट। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में सहायक नदी है। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में सहायक नदी है। यहाँ पर देखिए, बनास, बनास की दोस्तों सहायक नदी कौन सी है? तो बनास की सहायक नदी दोस्तों मोरेल है। कौन सी है? मोरेल। लूणी की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों लूणी की बांडी है। माही की सहायक नदी दोस्तों जाखम है और चंबल की सहायक नदी काली सिंध है। दोस्तों ये पहले से ही सही सुमेलित है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एबीसीडी। एबीसीडी कूट भाषा के अंदर कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर वानिकी प्रोजेक्ट किन 2 देशों के बीच समझौता था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट किन 2 देश या किन 2 देशों के बीच समझौता था? बताइए। तो दोस्तों ये समझौता था किस किस के बीच में? तो ये भारत और जापान के बीच दोस्तों ये समझौता था। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों खंड सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं। ये सेकंड बी मतलब दोस्तों अर्ध शुष्क पश्चिमी मैदान खंड क्षेत्र में आते हैं दोस्तों ये सिरोही, पाली और जालोर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मुर्रा है, ये क्या है? तो भैंस की नस्ल है।
बिल्कुल सही बात है। सोनाडी है ये दोस्तों भेड़ की नस्ल है, ये भी बिल्कुल सही है। गोमठ गाय दे रखा है जो कि इसमें गलत है। गोमठ है ये दोस्तों ऊंट की नस्ल है। किसकी? ऊंट की नस्ल है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। नाचना ऊंट की किस्म है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो सफेद सीमेंट का कारखाना दोस्तों 1984 में कहाँ स्थापित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये घोटन नागौर में स्थापित किया गया था। ठीक है, जेके व्हाइट सीमेंट के नाम से। ठीक है, गोटन नागौर में 1984 में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2000 देखिए इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बीकानेर में दोस्तों 0.4% और नागौर में 0.2%। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में है, बिल्कुल सही है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही है, वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। सावित्री माता मंदिर रोपवे है ये दोस्तों पुष्कर में है। कहां पर है? पुष्कर में है। सिरोही इसमें गलत दे रखा है। सुंदा माता मंदिर रोपवे ये जालोर में है, बिल्कुल सही है। मनसा पूर्ण करनी माता मंदिर रोपवे ये उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। दोस्तों अपने को असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है दोस्तों ये कथन है। देखिए, यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, कालीबंगा में जुताई वाले खेतों का कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। मिला है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से तो। और देखिए यहाँ पे प्राचीन सरस्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी क्षेत्र ने कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपने को असत्य कथन बताना था कि कौन सा कथन इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। कहाँ स्थित है भाई? ये बीजक की पहाड़ी तो जयपुर में, ये बैराट जयपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने तो अढ़ाई दिन झोपड़े का निर्माण करवाया था। लेकिन अढ़ाई दिन झोपड़े का निर्माण करवाने से पहले वहां एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी और उस संस्कृत पाठशाला का नाम था कंठभरण। ठीक है, और इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने। और इसी संस्कृत पाठशाला को तोड़कर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो बनवाया था। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए?
1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, सभी को पता होगा, ठीक है। और चित्तौड़ का वो प्रथम शाखा था और राजस्थान का दूसरा शाखा था। रावल रतन सिंह ने दोस्तों केसरिया किया था और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोरा और बादल मारे गए थे दोस्तों। आगे देखिए, निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था तो वो था दोस्तों मेवाड़ का शासक है राज सिंह, ठीक है। राज सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा राज सिंह। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों महाराजा मान सिंह, यानी कि आमेर के राजा मान सिंह। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे CL सावर्स, CL यानी कि मेजर सावर्स थे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर के थे दोस्तों कर्नल ईडन, बिल्कुल सही बात है। बीकानेर के कैप्टन JD हॉल, ये गलत हो जाएगा। कैप्टन JD हॉल है ये दोस्तों सिरोही के एजेंट थे, सिरोही के दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट थे। और जोधपुर के मेक मोशन थे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है इसमें। आगे देखिए, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? उपरमाल पंच बोर्ड का गठन है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक के द्वारा दोस्तों उपरमाल पंच बोर्ड का गठन है वो किया गया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया? किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है, बताइए, वो सिफारिश किसकी थी वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है राजस्थान पुनर्गठन आयोग, राजस्थान पुनर्गठन आयोग। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना दोस्तों कहाँ पर की? तो ये अजमेर में की थी, ठीक है। कब? 1888 और 1889, ठीक है, 89, 88-89 में दोस्तों राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से? बताइए, ठाकुर पंचम सिंह, ठाकुर पंचम सिंह और दोस्तों ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तसीमो कांड। तसीमो कांड, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये घटना है वो 11 अप्रैल 1947 को घटित हुई थी और प्रजामंडल की सभा पर दोस्तों पुलिस फायरिंग की गई थी, जिसमें पंचम सिंह और छतर सिंह है वो शहीद हो गए थे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं, तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक तो रामदेव जी हैं। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा दोस्तों यहाँ पर नृत्य भी किया जाता है, तेरहताली नृत्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए, हडबू जी बेंगटी,
हडबुजी बेंगटी, सही बात है भाई। हडबुजी का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों बेंगटी में, ठीक है। मुख्य पूजा स्थल बेंगटी में है, बेंगटी गांव फड़ौती। मल्लीनाथ जी का है तिलवाड़ा में, बिल्कुल सही बात है। तल्लीनाथ जी का है पांचोटा गांव में, ये भी बिल्कुल सही बात है। दन्ना जी का सिंबुदड़ा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। संत दन्ना जी का इनका जो मुख्य मंदिर है वो धुआं कला, सॉरी धुआं कला, धुआं कला टोंक में है, वहां पर है दोस्तों इनका मुख्य मंदिर। सिंबुदड़ा है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, हमीर रासो के अनुसार, हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। इसका रणथंबोर किले का पूछा है ना, तो यहाँ पे रणतयपुर, रणतयपुर यानी कि रण की घाटी, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए रणथंपुरा, रणथंपुरा, ठीक है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, घाणेराव रिया बिनाय जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। तो आदि ठिकाना कला दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये मारवाड़ स्कूल चित्र शैली से संबंधित है। ये मारवाड़ स्कूल चित्र शैली से ये संबंधित है दोस्तों, ठीक है। घाणेराव ये पाली जिले में स्थित है और जोधपुर रियासत का एक ठिकाना था। रिया बिनाय जूनिया ये मारवाड़ स्कूल चित्र शैली से संबंधित थे। बी नंबर का ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है गैर नृत्य। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गैर नृत्य। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, उद्देशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही और साहजसनी, ये सब है। उद्देशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही और साहजसनी, ये सब है। तो ये क्या है? तो ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं, राजस्थानी पगड़ियों की ये शैलियां हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ओलियो राजस्थानी लोक जीवन में किस अवसर से संबंधित है? ओलियो राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ओलियो, बेटी की विदाई पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला ये लोकगीत है। तो यहाँ पर पुत्री विवाह का विदाई गीत जिसको अपन बोलते हैं, बी नंबर का ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मालवी की ये उपबोलियां है, ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सुपासनह चरित्रम क्या है? सुपासनह चरित्रम क्या है? तो दोस्तों क्या है ये? तो ये दोस्तों एक ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ। क्या है? चित्रित ग्रंथ है ये। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। जैन ग्रंथ है ये, राणा मोकल के काल में चित्रित है ये, इसके चित्रकार थे हीरानंद। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा, और किसको देगा? यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? बताइए राजस्थान के राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है? देखिए विधान सभा को आहूत करने की शक्ति है, स्थगित करने की शक्ति नहीं है, स्थगित करने की शक्ति नहीं है। विघटन करने की है, सत्रावसान करने की है, लेकिन यहाँ पर स्थगित करने की नहीं है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? सीधा सा हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ये मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है, यानी कि 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते।
तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दो कथन दे रखे हैं, दो कथन दोस्तों दे रखे हैं। अपने को बताना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसको अपन आरपीएससी भी बोलते हैं, इनके संबंध में कौन से कथन सही है। देखिए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से ही अपने पद से हटाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो आरपीएससी के संबंध में बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। 35 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उन्हें उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों कालानुक्रम में अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सीके मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल और डीबी गुप्ता, ये क्रम है वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था, तो कौन नहीं था। तो दोस्तों देखिए जस्टिस कांता भटनागर थे, ए के जैन भी थे, सागिर अहम भी थे, लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद जैन, जस्टिस प्रेमचंद जैन, ये नहीं थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। आगे देखिए राजस्थान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 डी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। दोस्तों ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ये होते हैं दोस्तों मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 39 नंबर प्रश्न है, कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य यानी कि विधायक थी। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहली महिला विधायक है वो कौन थी। तो दोस्तों उनका नाम था यशोदा देवी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1953 में दोस्तों ये विधायक बनी थी प्रजा समाजवादी पार्टी से, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बांसवाड़ा उपचुनाव में ये पहली महिला विधायक बनी थी, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है, बताइए कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। तो उनका नाम है दोस्तों लक्ष्मण सिंह। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जनता पार्टी से थे दोस्तों, ये डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट अब अपन भाग दो के अंदर विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें। एसएसटी के भी मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की जा चुकी है, तो नहीं देखे तो वो जरूर देखें। साथ में दोस्तों वन विभाग, वनपाल और वन रक्षक के मॉडल पेपर की भी टेस्ट सीरीज है वो शुरू की जा रही है, तो जिन्होंने फॉर्म भरा है तो वो टेस्ट भी जरूर दे, रोजाना एक टेस्ट। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। दो कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कौन से कथन सत्य है, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। बताइए कौन सा युग्म असुमेलित है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। कौन सा युग्म असुमेलित है वो दोस्तों यहाँ पे अपने को बताना है। देखिए दोस्तों, सिंधु सिंधु नदी है ये तिब्बत भारत और पाकिस्तान में बहती है, बिल्कुल सही बात है। चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहती है, बिल्कुल सही है। व्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये हरियाणा से होकर नहीं बहती दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से तो होकर बहती है लेकिन हरियाणा से नहीं बहती। झेलम है ये जम्मू कश्मीर में बहती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गन्ने की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दो कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सत्य है। भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। दूसरा देखिए, ये तो सबसे बड़ा गन्ने का तो उत्पादक देश दोस्तों नहीं है भारत, ठीक है। दूसरा है, पहला ब्राजील है, दूसरा भारत है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दूसरा सही है, पहला इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें दूसरा कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल दो। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही युग्म है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही युग्म है, तो दोस्तों वो सही युग्म कौन सा है, वो है अरुणाचल प्रदेश मिजोरम सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश मिजोरम सिक्किम, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति, मिजोरम में 52 व्यक्ति और सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे गरजता चालीसा प्रचंड पचासा व चीखता साटा क्या है, बताइए दोस्तों। गरजता चालीसा प्रचंड पचासा व चीखता साटा क्या है, तो दोस्तों ये क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पौने हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ये पछुआ पौने हैं। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो देखिए यहाँ पे मिजोरम त्रिपुरा राजस्थान छत्तीसगढ़। तो दोस्तों देखिए कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मिजोरम त्रिपुरा राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन सभी राज्यों से होकर तो गुजरती है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है या करते हैं। कौन से कारक या कौन सा या कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं,
तो दोस्तों इसमें देखिए मैं आपको बताऊं तो पश्चिमी जेठ धाराएं, तिब्बत का पठार और अल नीनो, ये सभी है, ये दोस्तों भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए देश के विभिन्न इस्पात उत्पादक केंद्र और राज्यों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देश के विभिन्न इस्पात उत्पादक केंद्र और राज्यों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में इस्पात उत्पादक केंद्र है और सूची सेकंड में संबंधित राज्य है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जमशेदपुर, दोस्तों जमशेदपुर इस्पात संयंत्र है वो दोस्तों कहां पर है, तो ये दोस्तों झारखंड में है। ठीक है, कहां पर है, झारखंड में है। तो इसका हो जाएगा ये। बर्नपुर कहां पर है, तो दोस्तों ये बर्नपुर है, ये पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। और भद्रावती दोस्तों बताइए, भद्रावती है ये भद्रा नदी के तट पर है। ठीक है, भद्रावती ये भद्रा नदी के तट पर है और ये कर्नाटक में है दोस्तों। ठीक है, और तमिलनाडु सेलम इस्पात उत्पादक केंद्र है, ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2143, 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसमें देखिए दोस्तों नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही बात है। नील नदी पर मिस्र देश में आसवान बांध व नासिर झील का निर्माण किया गया है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। नील नदी को मिस्र के वरदान के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। नील नदी भूमध्य रेखा भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। सारे के सारे कथन है वो नील नदी के संदर्भ में सत्य कथन है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित कथनों को पढ़ें, निम्नांकित कथनों को पढ़ें, इनमें से कौन सा या कौन से कथन है सही है, इनमें से कौन सा या कौन से कथन है वो सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब प्रारंभ की गई, कब प्रारंभ की गई, तो दोस्तों ये 2019 में प्रारंभ की गई थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यहाँ पर एक नंबर का ए नंबर का ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत अगले 4 वर्षों में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के माध्यम से कुल कितनी राशि की मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है, बताइए। केंद्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत अगले 4 वर्षों में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के माध्यम से कुल कितनी राशि की मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है 6 लाख करोड़। ठीक है, 6 लाख करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 लाख करोड़ रुपए राशि की मुद्रीकरण की क्षमता का अनुमान है वो लगाया गया है, डी नंबर ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के कारकों पर किया गया व्यय क्या कहलाता है, उत्पादन के कारकों पर किया गया व्यय है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों साधन लागत। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, साधन लागत। 56 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो किसने किया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दादा भाई नौरोजी ने किया था।
कब दोस्तों 1868 में, ठीक है 1868 में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियां वैश्वीकरण को दर्शाती है? बताइए कौन सी प्रवृत्तियां वैश्वीकरण को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ एकीकरण, बिल्कुल सही है। बढ़ता हुआ सूचना प्रवाह है, ये भी है। राजनीतिक स्थिरता, ये नहीं है। बढ़ती हुई भौगोलिक आत्मनिर्भरता, सॉरी अंतर्निर्भरता, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ए सी डी, नहीं नहीं ए बी डी, ए बी डी इसमें सही है, ए बी डी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए बी डी। 58 नंबर का प्रश्न है, भारत सोवियत संघ के मध्य शांति और मैत्री संधि हुई थी, तो दोस्तों ये कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 20 वर्षीय मैत्री संधि की थी 1971 में। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1971। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना है वो दोस्तों क्या है? संविधान का भाग है, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही बात है, प्रस्तावना का भाग है। आगे देखिए, यानी कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। समाजवाद सदैव प्रस्तावना का हिस्सा है। सदैव प्रस्तावना का हिस्सा था, नहीं सदैव नहीं था। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था ये शब्द, तो ये गलत हो जाएगा। मूल संविधान में नहीं था ये, या मूल प्रस्तावना में नहीं था। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंथ निरपेक्षता, अखंडता जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, बिल्कुल सही है। ए और सी इसमें सही है, बी इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्वों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? बताइए कौन से नीति निर्देशक तत्वों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों देखिए, इसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, बिल्कुल सही है। पर्यावरण का संरक्षण करना, ये भी सही है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है एबीसी, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 62 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 63 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है? गोवध निषेध, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आक्रमण न करना, ये पंचशील का सिद्धांत है, वो नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये सिद्धांत नहीं है पंचशील का आक्रमण करना। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को स्पष्ट करने वाला कूट है? भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो कौन से हैं? कूट भाषा में अपने को बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, नेहरू जी का व्यक्तित्व है, आर्थिक तत्व है, नेहरू जी का व्यक्तित्व है, आर्थिक तत्व है, भौगोलिक विचारधाराओं का प्रभाव। तो यहाँ पर इसमें जो सही उत्तर क्या हो जाएगा वो है
दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 66 नंबर का प्रश्न है, भारत अमेरिका परमाणु समझौता संबंध है, भारत अमेरिका परमाणु समझौता संबंध है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा, वो है नागरिक परमाणु सहयोग पर, नागरिक परमाणु सहयोग पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो गलत है, गलत कथन कौन सा है वो बताना है, ठीक है। देखिए, भारतीय संघ का निर्माण कनाडा के मॉडल के आधार पर किया गया है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संघवाद में शक्तियां संघ की ओर झुकी हुई है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 1 में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है। अपने को बताना था कि कौन सा कथन गलत है, तो दोस्तों इनमें से कोई भी कथन है वो गलत नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो दोस्तों ये जो गौरव है, ये जो गौरव है, ये दोस्तों देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और गुलजारीलाल नंदा, ये सभी हैं, ये एक से अधिक बार प्रधानमंत्री है वो रह चुके हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे, कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें ए आर अंतुले, रजनी पटेल, सीएम स्टीफन, वीपी सिंह नहीं रहे, बाकी ये तीनों रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एबीसी, एबीसी कौन से ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एबीसी। 70 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है वो किस में है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 3 के अंदर, अब अपन भाग 3 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एचपीवी टीकाकरण में उपयोग की जा रही वैक्सीन का नाम क्या है, एचपीवी टीकाकरण में उपयोग की जा रही वैक्सीन का नाम क्या है, तो दोस्तों उसका नाम है गार्डासिल 4, गार्डासिल 4। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। एचपीवी मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये टीकाकरण अभियान है वो राज्य स्तर पर शुरू किया गया था, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे एचपीवी टीकाकरण अभियान का राष्ट्र स्तरीय शुभारंभ कहाँ से किया गया, राष्ट्र स्तरीय शुभारंभ ये किया गया था दोस्तों कहाँ से, अजमेर से किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर का नया नाम क्या रखा गया है, भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर का नया नाम क्या रखा गया है, तो दोस्तों उसका नाम है यज्ञपुर, क्या है, यज्ञपुर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यज्ञपुर। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भीलवाड़ा जिले के कामा कस्बे का नया नाम क्या रखा गया है, भीलवाड़ा जिले के कामा कस्बे का नया नाम क्या रखा गया है, तो दोस्तों वो है कामवन, कामवन रखा गया है दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कामवन। 75 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नया आधिकारिक नाम क्या रखा है, तो माउंट आबू का नया आधिकारिक नाम है वो आबूराज रखा है, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आबूराज। आगे देखिए, 76 नंबर प्रश्न है, अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों ये आयोजन किया गया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस वृक्ष की कटाई पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस वृक्ष की कटाई पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो है खेजड़ी, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, स्ट्रेला 10
अल्प दूरी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? स्ट्रेला 10 अल्प दूरी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न है, जैन चादर महोत्सव जिसमें 872 वर्ष पुरानी पवित्र चादरों का प्रदर्शन किया जाएगा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे जयपुर के ऐतिहासिक जल महल में भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम में कितने हेलीकॉप्टरों ने प्रदर्शन किया? जयपुर के ऐतिहासिक जल महल में भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम में कितने हेलीकॉप्टरों ने प्रदर्शन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 4 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसके मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यह कथन दिया है। ये कथन किसने दिया है? तो दोस्तों ये वुडवर्थ का कथन है। किसका है? वुडवर्थ का कथन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो वो है सामाजिक को महत्वपूर्ण मानते हैं दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है तो वो कौन सा है? तो वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं। तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य अध्ययन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है आनुवंशिक प्रभाव। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आनुवंशिक प्रभाव। 86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत पूछा है तो यहाँ पर देखिए इसमें प्रणाली नहीं है, बाकी उत्पाद आकार बाकी सारी चीजें शाब्दिक व्यवहारिक, ठीक है, प्रतीकात्मक, प्रणाली नहीं है। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, ये संबंधित होती है दोस्तों अपसारी चिंतन से। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 88 नंबर प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों मैक्लीलैंड के द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर प्रश्न है, बाल अपराध का कारण नहीं है। दोस्तों बाल अपराध का कारण नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उचित घरेलू वातावरण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो वो है स्मृतिकरण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्मृतिकरण। 91 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किए थे? बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किए थे? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मार्गरेट मीड। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया कोहलर ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोहलर ने। 93 नंबर प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता तो यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो दोस्तों तो यह क्या कहलाता है? तो
तो वो कहलाता है दोस्तों अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अधिगम का शून्य स्थानांतरण, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो वो है विकास रेखीय होता है। विकास रेखीय होता है, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। विकास रेखीय नहीं होता, ये चक्राकार यानी कि वर्तुलाकार होता है। बी नंबर ऑप्शन सही। 95 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व का अंतर्मूर्खता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया। तो दोस्तों ये वर्गीकरण है वो दिया गया, ये युंग द्वारा दिया गया दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो वो है साहचर्य। साहचर्य है, ये रक्षात्मक युक्ति नहीं है। बी नंबर ऑप्शन सही। 97 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था तो किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों बिने ने। किसने? बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? कौन सा स्वेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्यमी सामर्थ्यता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डिस्लेक्सिया संबंधित है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये पठन विकार से संबंधित है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कूडर परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित है। कूडर परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित है तो वो है दोस्तों अभिरुचि। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो वो कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।